फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनियों की। जैसे ही क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखने को मिला तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी हमें रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के अंदर। लेकिन अब फिर से पासा पलटने लगा है। यहाँ पे तेजी का वातावरण बनेगा क्योंकि इसके पीछे है बहुत सारी गुड न्यूज जो एक साथ आने लगी है और जैसे कि संभावना बनने लगी है कि यहाँ से अब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है रिलायंस पावर में और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरी तरफ रिलायंस कम्युनिकेशन में भी आज तेजी बनी हुई है। तो क्या इन्वेस्टमेंट रिलायंस कम्युनिकेशन में करना चाहिए? रिलायंस कैपिटल को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है जब रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप में निवेश कर दिया जाए। वैसे तो ये ग्रुप ने लोगों को बहुत ज़्यादा डुबाया, लेकिन क्या फिर से यहाँ पे तेजी बन सकती है? क्या ये आने वाले समय में जो लोगों का लॉस हुआ है वो कवर करके दे सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, पिछले दिनों अनिल धीरूभाई अंबानी के पुत्र अमोल अंबानी की शादी हो चुकी है उनकी कॉलेज फ्रेंड कृषा शाह के साथ में। और जैसे ही ये शादी हुई है उसके बाद में इनके घर में लक्ष्मी के जैसे कदम पड़े तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आनी शुरू हो गई। जैसे लग रहा है कि अब दिन पलटने वाले हैं अनिल अंबानी के। तो लगातार अच्छी खबरें निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली मेट्रो से करीब 7,100 करोड़ रुपीज़ की एक बड़ी रकम मिलने वाली है अनिल अंबानी को। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे नए ट्विस्ट आ रहे। तो यहाँ पे एक वकील ने पीएलए लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये जो सारा मामला है ये एक फ्रॉड की श्रेणी में आता है, ये फ्रॉड है, इसलिए ये पैसे अनिल अंबानी को नहीं मिलने चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और अनिल धीरूभाई अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में सौदे में जो 7,100 करोड़ रुपीज़ का सौदा हुआ उसका धोखाधड़ी का दावा करने वाले वकील की याचिका पर विचार करने से फ्राइडे को बिल्कुल इनकार कर दिया है। जज ने कमेंट किया कि आपने जो कहा है वो आधा पका हुआ है, यानी एक तरह से हाफ बैक है, ये गलत था और बिना किसी शोध के दायर किया गया। तो एक तरह से बड़ी फटकार लगी है वकील को कि आपने बिना किसी रिसर्च के इस तरह से आपने एक दरखास्त लगा दी कि ये फ्रॉड की श्रेणी में आता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो है पूरी तरह से इस याचिका को हम खारिज करते हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी है निकल के अनिल अंबानी के लिए कि दिल्ली कोर्ट ने मान लिया है कि ये पैसे वाजिबी है जो मिलने चाहिए अनिल अंबानी को। दूसरी एक और पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल की सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसको भी एक अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल रिलायंस एसेट ने नरेंद्र प्लास्टिक की कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की अपील की थी। इस अपील को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी ने खारिज कर दिया था। हालांकि अब कंपनी विधि अपीलें न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी ने इस कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ने रिलायंस एसेट मामले में एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एनसीएलटी को कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। यानी एक तरह से अब इनको परमिशन मिल चुकी है कि वो इसके खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सके नरेंद्र प्लास्टिक के खिलाफ। तो बड़ी जीत हुई है फिर से अनिल अंबानी की। और इससे पहले एनसीएलटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने फैसला लिया था। इससे पहले एनसीएलटी ने याचिका को खारिज करते हुए रिलायंस एसेट की याचिका को अनुरूप नहीं मानते हुए इसको खारिज कर दिया था। पीठ का कहना था कि याचिका चूक के बाद निर्धारित 3 साल की अवधि के बाद की गई, यानी बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, उसका टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब आप याचिका नहीं लगा सकते। लेकिन अब एनसीएलटी ने इस याचिका को मंजूर कर दिया तो अब उसके ऊपर अनिल अंबानी ग्रुप कार्रवाई कर सकते हैं नरेंद्र प्लास्टिक के ऊपर। तो एक बड़ी जीत मिली है फिर से अनिल अंबानी को। हालांकि रिलायंस एसेट कंपनी ने फैसले को न्यायाधिकरण चुनौती दी थी और यहाँ पे अब उनके फेवर में फैसला आया है। यहाँ पे रिलायंस कैपिटल जो ऑलरेडी एनसीएलटी के तहत इसकी कार्रवाई हो रही है, कंपनी बिकने वाली है, एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की नीलामी होगी। तो इसके लिए आरबीआई ने एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया है जो बिडिंग करेंगे इसके लिए। तो आप समझ लो कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ रिलायंस कैपिटल के जो लैंडर्स है फ्रेंड्स, वो एग्री हो चुके हैं एसेट सेल्स के लिए 8 क्लस्टर के लिए। तो अब देख लो कि लैंडर्स की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, आरबीआई ने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है, तो जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। तो कुछ कुल मिला के अब पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो चुकी है। तो आने वाले समय में यहाँ पे तेजी बनेगी और जो रिजल्ट में कमी थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। फिर से एंट्री के लिए अच्छा मौका बन गया रिलायंस पावर में भी, क्योंकि रिलायंस पावर की बात करें तो आज 13.55 स्टॉक है जहाँ पे 5% की अपर सर्किट लगी है। तो तेजी बनी है और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो चुकी है और काफ़ी नीचे स्टॉक भी आ चुका है।
आज के वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल भी 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ क्योंकि सर्किट आज जल्दी लग गया। परफॉर्मेंस को देखें तो 3.10 52 वीक का लो है, 19.25 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 13 पर है, तो ऊपर के लेवल से बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री आपको करनी चाहिए। क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे कुछ निराशाजनक आंकड़े निकल कर आए थे। रेवेन्यू 1.8 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 5.34% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम -13.93 करोड़ रुपये निकल कर आई, जहाँ पे 126.64% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -0.78% रहा, जहाँ पे 128.6% ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो जो रिजल्ट में कमी की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी और बाजार ने भी साथ नहीं दिया और बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी था। इसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन अब यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है और स्टॉक स्लिप होता है तो फिर 12.77 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे जाएगा तो फिर 12.5 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 12.22 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 13.32 का फर्स्ट टारगेट है, 13.68 का सेकंड टारगेट है और 13.87 का थर्ड टारगेट है। तो तेजी बनी तो ये स्टॉक फिर से आपको 14 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। मामूली सी आज गिरावट है, यानी 114 पर स्टॉक है, 0.13% गिरावट है। मामूली सी गिरावट है, जल्दी यहाँ पे भी फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 रुपीज़ की लो थी और 150 इसकी हाई है। फिलहाल स्टॉक 114 पर है, तो ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। रिजल्ट को देखें क्वार्टर 3 के तो रेवेन्यू 4.2 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 9.68% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 106.91 करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 233.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -2.54% रहा है, जहाँ पे 221.53% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे इनकम में कमी है लेकिन रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, तो इस रिजल्ट की वजह से यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी दिखाई दी, लेकिन अब करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है। यहाँ से स्टॉक फिर से दौड़ेगा, बिल्कुल आपको एंट्री करनी चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 109 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 104 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 101 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट निकल के आ रहे 117 का फर्स्ट टारगेट है, उसको ब्रेक किया तो फिर 121 तक जा सकता है स्टॉक। तीसरा जो टारगेट है वो 126 का। तो तेजी बनी तो आप देख लो स्टॉक फिर से 126 से ऊपर जाने को तैयार है। एक बार रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते तो यहाँ पे 13.30 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा और उसके पीछे वजह है पॉजिटिव खबर। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो 9.30 52 वीक का लो है, 30.65 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 13 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंपनी ऑलरेडी NCLT के तहत बिकने के लिए तैयार है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 12.50 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 12.30 का सेकंड सपोर्ट है और 12.15 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 12.85 का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, 13 का सेकंड टारगेट है और 13.20 का थर्ड टारगेट। तो फिलहाल बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक 3.10 पर है, जहाँ पे 3.33% की तेजी देखने को मिल रही है। सर्किट खुला हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक तेजी से भाग रहा है, लेकिन ये भी बहुत तेजी से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। 1.50 52 वीक का लो है, 5.05 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 3 पे है और काफ़ी समय से इसी जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। ऊपर से गिरने पे स्टॉक 2.95 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट 2.90 का है, थर्ड सपोर्ट 2.85 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 3.05 का फर्स्ट टारगेट है, 3.10 का सेकंड टारगेट है और 3.15 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा और बिल्कुल यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही स्टॉक है जो मैंने आपको लगातार सजेस्ट किए, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जी भर के निवेश करें। काफ़ी नीचे आ चुका है और ये गिरावट जो हुई इसके पीछे दो वजह थी। एक तरफ तो इनके रिजल्ट में कुछ कमी दिखाई दी थी और दूसरी तरफ बाजार में लगातार गिरावट थी, लेकिन अब यहाँ से फिर तेजी की संभावना बनेगी क्योंकि खबरें भी पॉजिटिव आने लगी है और बाजार ने भी संभलना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ले और लॉन्ग टर्म में ले करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।